Hello, my dear students. This is Richa Agrawal. Today I am here to teach you class 12th biology. In class 12th biology, unit first is related to reproduction. क्लास 12th में जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड द फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो कंटिन्यू टू दिस टॉपिक. आई विल टेल यू व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, व्हाट इज़ लाइफ साइकिल. ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी. देन व्हाट इज रिप्रोडक्शन मीन्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अनेबल्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. देन व्हाट इज़ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जो उसको उसके बर्थ से नेचुरल डेथ की ओर ले जाता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ मीन्स जीवन एंड स्पैन मीन्स काल यानी कि टाइम, लाइफ का टाइम. तो वो टाइम पीरियड किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उन्हें उसके जन्म से, जो उन्हें उसके बर्थ से नेचुरल डेथ की ओर ले जाता है, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन द लाइफ स्पैन एंड द लाइफ साइकिल. बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है और लाइफ साइकिल क्या होता है. वो मोस्टली इसको सेम कर देते हैं कि लाइफ स्पैन इज सेम इज लाइफ साइकिल, बोथ आर द सिनोनिम वर्ड्स, बट नॉट. ये सिनोनिम वर्ड्स नहीं होते हैं. लाइफ स्पैन इज फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ, उनके बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. एंड लाइफ साइकिल इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जिसमें उसके बर्थ से डेथ तक के टाइम में जो मेटामॉर्फोसिस होती हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. तो इसे हम कह सकते हैं द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टाइम पीरियड जिसमें उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए लाइफ साइकिल के लिए फ्रॉग. आपने फ्रॉग का लाइफ साइकिल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फ्रॉग के जब एग्स होते हैं तो एग्स के बाद वो कन्वर्ट हो, जब वो हैच होने के बाद कन्वर्ट होते हैं तो वो टैडपोल बनाते हैं. और टैडपोल कैसा दिखाई देता है? टैडपोल दिखाई देता है इस तरीके से, जिसमें एक लंबी सी पूंछ होती है. क्या फ्रॉग ऐसा दिखाई देता है? एडल्ट फ्रॉग नहीं ना, एडल्ट फ्रॉग ऐसा होता ही नहीं है, ये टैडपोल होता है. तो ये टैडपोल जब एग से, यानी कि एग इस तरीके का, एग से टैडपोल बना, ठीक है, अब ये टैडपोल क्या बनेगा? ये फ्रॉग में कन्वर्ट होगा. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं. यानी कि एग से जो एडल्ट में कन्वर्ट होने में जो चेंजेस आते हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं बॉडी में किसी भी लिविंग बीइंग की, दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल. उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं. अब नेक्स्ट लाइन आती है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. देन व्हाट इज इमॉर्टल. इमॉर्टल क्या होता है? इमॉर्टल मीन्स कि जिसकी डेथ ना हो, जो कभी मरे ना, उसे हम कहेंगे इमॉर्टल. तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है कि जिसकी डेथ ना होती हो? जो इस अर्थ पर आया है उसकी डेथ की है, निश्चिंत है, होनी है. ठीक है, तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऐसा कोई लिविंग बीइंग नहीं है जो अमर हो. जो आया है उसकी डेथ पक्की है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ी है, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर. और वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ. जैसे सिंगल सेल में ले लीजिए अमीबा. सभी अमीबा इसलिए लिया कि बहुत इजी है और मोस्टली हर स्टूडेंट्स को याद भी रहता है और सबने पढ़ा भी होगा. जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि इसकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस के साथ डिवाइड हो जाती है. तो यानी कि इसकी पेरेंटल बॉडी की डेथ हुई नहीं है, पेरेंटल बॉडी की डेथ हुई नहीं है. वो पेरेंटल बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर उसने 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना दी हैं. अपने जैसी 2 नई सेल्स को फॉर्म कर दिया है अपनी बॉडी से. तो
जो पहली सेल है, यानी कि जो पहली सेल है वो ही डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और नए अमीबास का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर उसकी डेथ हुई नहीं, लेकिन नई लाइफ सेल्स बन गई हैं जो उसकी लाइफ को कंटिन्यू रखेंगी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं होता है एक्सेप्ट, यानी कि इमॉर्टल नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिए हैं, उनका डिफरेंट लाइफ साइकिल डिफरेंट लाइफ स्पैन दिया हुआ है। जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग हो कि ये बहुत बड़ा है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये तो बहुत छोटा सा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ऐसा जो लाइफ स्पैन है वो एक दिन से लेकर या कुछ घंटों से लेकर कई हज़ार सालों तक का हो सकता है। जैसे ये जो लाइफ स्पैन होता है वो एक दिन से कम भी हो सकता है और 400 सालों से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने बताया कि कुछ घंटों से लेकर हज़ारों सालों तक का भी होता है। जैसे आपकी बुक में दिए हुए हैं उसमें आप देख लीजिए, बटरफ्लाई का दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स दिया हुआ है, फ्रूट फ्लाई है 30 डेज, राइस प्लांट, वीट प्लांट 3 to 4 months और वीट प्लांट 6 months, रोज़, मंकी, हॉर्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट 65 years, मैन 100 years। ये एक सर्टेन यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखकर एक लंबे रिकॉर्ड को देखते हुए उनके लाइफ स्पैन को काउंट किया गया है। काऊ का 20 to 25 years, क्रो का 15 years, ठीक है, बनाना ट्री 25 years, ठीक है। इस तरह से बैंयन ट्री 2000 to 200 to 250 years, इस तरह से सबका अलग अलग होता है। देखिए एलिफेंट अलग है, प्लांट अलग है, स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं। इसका 60 to 70 years है, प्लांट्स का कुछ प्लांट्स का 100 years भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग दिए हुए हैं। आप देखिए डॉग का, काऊ का, बेनियान ट्री का, बनाना ट्री का, सबके अलग अलग दिए हुए हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पैरेट यानी स्पैरो, पैरेट, बटरफ्लाई, इन सब के दिए हुए हैं। राइस प्लांट या वीट प्लांट, ग्रो, इन सब के अलग अलग हैं। तो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है अर्थ पर वो किसके द्वारा अचीव की जाती है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी है वो किसके द्वारा होती है? रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी रहती है। मैंने बताया था कि जो अर्थ पर जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, उसकी डेथ भी पक्की है। ठीक है, अब अगर डेथ नहीं होगी तो आगे लाइफ कैसे सर्वाइव होगी? बहुत सारी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको करना। तो हम रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। यानी कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इश्यूज़ को, अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप कर सकता है अपने जैसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉग जो होगा वो एलिफेंट जैसा दिखेगा या ह्यूमन बींग्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो डॉग जैसे या काऊ जैसे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। या काऊ के ह्यूमन बींग जैसे दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उसी के जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट ऑल्सो मेंटेन द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेंटेन रखता है बर्थ, ग्रोथ और डेथ के कंटिन्यूस साइकिल को अर्थ पर। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का क्या काम है फिर? तो इसमें हम बता सकते हैं फर्स्ट इज मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ। ये लाइफ को मेंटेन करके रखता है अर्थ पर। सेकंड, इट
अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, यानी कि स्पीशीज़ की जनरेशन को जनरेशन टू जनरेशन ये बनाए रखता है, यानी कि अगर एक की डेथ हुई तो उसकी दूसरी स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होंगी। जिसे आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए कि आप हैं तो आपके बाबा परबाबा शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, ठीक है, तो लेकिन उनकी जनरेशन अभी भी आगे बढ़ रही है, कैसे? रिप्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन अमंग पॉपुलेशंस। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो पॉपुलेशंस होती है उनमें जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करता है। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आपके परबाबा, आपके बाबा, आपके पापा, आप, तो ये क्या है? जनरेशन है, यानी कि आपके परबाबा की एक जनरेशन थी, उसके बाद जो उनके आपके बाबा हुए वो एक जनरेशन बन गया, आपके बाबा के बाद आपके फादर की एक जनरेशन हो गई, आपके फादर के बाद आपकी एक जनरेशन हो गई। तो क्या है? जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ है वो कंटिन्यू बनी रहती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा। रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज़ द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जिसमें सिंगल पेरेंट जो होता है वो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द सिंगल पेरेंट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो परफॉर्म की जाती है सिंगल पेरेंट के द्वारा। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। When the offspring is produced by a single parent without the involvement of gamete formation, the reproduction is called sexual reproduction. उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें केवल माइटोटिक सेल डिवीज़न प्रेजेंट होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न प्रेजेंट नहीं होता है। माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास यानी 11th क्लास में पढ़ा होगा। माइटोटिक सेल डिवीज़न में क्या होता है और मियोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है। माइटोटिक में क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और हर एक का एक क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेट बनता है। जबकि माइटोटिक में क्या होता है? माइटोटिक में सेम वही प्रोसेस होती है, G1 जनरेशन, ठीक है, उसमें भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स के लूप होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मियोसिस सेल डिवीज़न। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। ये वो उस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बट दे आर अपोजिट सेक्स, यानी कि वो दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, यानी कि वन जेंडर इज मेल एंड वन जेंडर इज फीमेल। इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस प्रोसेस में गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और वो गैमेट्स फ्यूज होकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी करते हैं। पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हैंस दे आर टर्म्ड एज क्लोन्स, इसलिए उनको क्लोन्स भी कहा जाता है। जो क्लोन्स टर्म दी गई है वो किसने दी गई है? कि जो इंडिविजुअल्स जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, देखने में एक समान होते हैं। जेनेटिकली मीन्स
जिनके जीन्स मॉर्फोलॉजिकल यानी कि इनका जो फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर उनका देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है कि आप पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंस ना कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो इंडिविजुअल सेम होते हैं दे आर कॉल्ड क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज फिजन, सेकेंड बडिंग, और थर्ड इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, ठीक है, जिसमें बर्डिंग जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होती है। तो पहले हम बात करेंगे फिजन की। फिजन किसे कहते हैं? जब कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फिजन। फिजन जो होता है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मोस्टली अमीबा, एग्जाम्पल इज अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा में जो फिजन होता है वो होता है बाइनरी फिजन। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है? जो आपका प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। अब बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? The single cell organism of kingdom Monera and Protista reproduce by simple cell division called binary fission। यानी कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। जब वो सिंपल सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस में द सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। जो सेल होती है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और ईच हाफ इज डेवलप इनटू ए आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और जो ईच हाफ होता है, यानी कि प्रत्येक हाफ जो होता है वो एक 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, यानी कि एक नया एडल्ट बनाता है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स, each of which rapidly grows into an adult is called binary fission। यानी कि इसमें पेरेंट सेल्स जो होती हैं वो 2 स्मॉल और इक्वल साइज में डिवाइड हो जाती हैं और 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बनाती हैं, और जो डॉटर इंडिविजुअल्स होती हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और डेवलप हो जाती हैं एडल्ट में, ठीक है। इट इज़ अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स सच एज amoeba, paramecium, euglena. These are the examples of binary fission. Next is multiple fission. Multiple fission is the division of the parent body into many small daughter individuals simultaneously is called multiple fission। यानी कि जो डिवीज़न होता है पेरेंट बॉडी में वो उसमें कई सारी डॉटर सेल्स बनती हैं। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, जैसे देखिए इसमें ये अमीबा है, अमीबा में जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस पहले किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 न्यूक्लियस बना लेता है, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में ये एक दूसरे से सेपरेट होकर बॉडी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है इक्वली, और फिर बाद में ये दोनों न्यूक्लियस सेपरेटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डॉटर सेल्स रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट अमीबा में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये तो था बाइनरी फिजन में। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, देखिए मल्टीपल फिजन में जैसे अमीबा है, आप प्लाज्मोडियम का ले लीजिए, ये मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियस में डेवलप हो जाता है, छोटे एक दूसरे से सटे हुए बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेता है, स्मॉल।
ये न्यूक्लियाई बना लेता है। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये अपने आसपास के एरिया से थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी कलेक्ट कर लेते हैं, और जब ये कलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो सेल शेंजॉइड होती है ये ब्रेक हो जाती है, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं, और हर एक न्यूक्लियस से एक नया प्लाज्मोडियम डेवलप होता है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट इज बडिंग। नेक्स्ट आएगा आपका बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अनइक्वल एंड स्मॉल प्रोजेक्शंस आर डेवलप्ड ऑन ए पेरेंट बॉडी। यानी कि जो अनइक्वल और स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जब वो पेरेंट बॉडी पर डेवलप हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बड। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, ईस्ट सेल का मैंने एग्जांपल लिया है, और नीचे ये हाइड्रा है। हाइड्रा पे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हाइड्रा पे एक बॉडी पर एक अनइक्वल और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, देखा भी होगा, जो बाद में धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बड। बड इन ईस्ट द सेल डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ईस्ट में सेल डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, तो और स्मॉल बर्ड्स बॉडी पर प्रोड्यूस हो जाती हैं, और दे आर इनिशियली अटैच्ड टू द पेरेंट सेल्स, और ये पेरेंट सेल्स के साथ ही अटैच्ड होती हैं। उसके बाद ये सेपरेट होकर एक नए इंडिविजुअल में डेवलप्ड हो जाती हैं। जैसे देखिए आप ये पेरेंट सेल देख रहे हैं, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल पे आपने देखा कि पेरेंट सेल पे एक नई आउटग्रोथ डेवलप हो गई है। ठीक है, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ होती है तो ये बाद में ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रा। हाइड्रा इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बॉडी पर एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर एक नया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाता है जो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है। धीरे धीरे उस प्रोजेक्शन में ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ क्या होती है, बाद में पेरेंटल बॉडी से अलग होकर एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाती है। उसे हम कहते हैं बडिंग। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में होती है, और इंटरनल बडिंग जो होती है वो गैम्यूल्स फॉर्मेशन में होती है। गैम्यूल्स, दीज आर द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। जो फ्रेश वाटर में यानी कि साफ पानी में जो स्पॉन्जेस रहते हैं उनमें गैम्यूल्स के द्वारा इंटरनल बर्ड्स डेवलप होती हैं, और वो बाद में पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती हैं। ए मास ऑफ सेल इनक्लोज्ड विद इन ए कॉमन ओपेक एनवलप, यानी कि एक सेल का एक ग्रुप जो होता है वो एक कॉमन अनोपेक एनवलप में एनक्लोज्ड होता है, जिसमें फूड प्रेजेंट होता है, और वो एक नए प्लांट के रूप में जर्मिनेट करता है। इट इज़ कॉल्ड गैम्यूल्स। ठीक है, दे रेसिस्ट ड्रॉट, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। गैम्यूल्स जो होते हैं वो मोस्टली स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं या कुछ मेराइन स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। गैम्यूल्स में जो सेल्स का एक ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड आर्क्योसाइट्स, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है, घिरा होता है। जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो ये आर्क्योसाइट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं माइक्रोपाइल से। देखिए आप ये माइक्रोपाइल देख रहे हैं, ये माइक्रोपाइल है, इससे ये वाला माइक्रोपाइल से बाहर आ जाते हैं ये गैम्यूल, और हर एक गैम्यूल से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एंड द नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। मैंने आपको 3 तरह की बताई थी। फर्स्ट बताई थी फिजन, सेकंड बर्डिंग एंड थर्ड इज स्पोरुलेशन। देन व्हाट इज स्पोरुलेशन? स्पोरुलेशन क्या है?
स्पोरुलेशन को हम स्पोरुलेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेसिस्टेंट कोट, यानी कि जब मैंने आपको अभी बताया था कि जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो छोटी छोटी न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सीड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन। जब एक हार्ड कवरिंग के अंदर होता है और किसी वजह से वो कवरिंग ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाता है, तो जो पेरेंट की जो सिस्ट वॉल्स होती हैं रिलीज होने से पहले जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उनके अंदर, दिस इज नोन एज स्पोरुलेशन प्रोसेस ऑफ स्पोर्स। उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोरुलेशन का मीन्स अगर हम कहें द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इनसाइड द पेरेंटल बॉडी इन ए फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल सीड्स इज नोन एज स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन इज फाउंड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड लोअर फंजाई। जो आपका स्पोरुलेशन प्रोसेस है वो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, एल्गी और लोअर फंजाइज में पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज प्रोड्यूस्ड, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट जैसे जूस स्पोर्स, पहला है जूस स्पोर्स। जूस स्पोर्स किन्हें कहते हैं? जूस स्पोर्स कहते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स विद 1 और 2 फ्लैजिलाज, जिनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं एक्वेटिक मीडियम में इन स्पोर्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि मूव करने में हेल्प करते हैं। दिस इज नोन एज जूस स्पोर्स। These are the most common reproductive structures seen in the members of kingdom fungi and simple plants like algae. तो ये जो स्ट्रक्चर मोस्टली दिखाई देता है वो फंजाइज में या जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी है उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए ये जाइगोट है, ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं फ्लैजिला टाइप, यानी कि इस टाइप से, दीज नोन एज फ्लैजिलाज। ये फ्लैजिला जो होते हैं ये किसी भी स्पोर को मूव करने में हेल्प करते हैं। ये जो फ्लैजिलाज होते हैं मोस्टली क्लेमिडोमोनास में, एल्ब्यूगो में, यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। एंड द पेरेंट सेल इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? जूस्पोरेंजियम। ओके, नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप के होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया आपने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, पेनिसिलिया। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक, यानी जैसे ईस्ट में बडिंग हो रही थी, इस तरह से एक के ऊपर एक नए बर्ड्स के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दीज आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगस जनरेटेड बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कोनिडियाज डेवलप होते हैं स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर, दिस इज कॉल्ड कॉनिडीफोर्स। इन्हें हम कॉनिडीफोर्स कह सकते हैं। कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। एंड दे आर डेवलप थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑन द टिप्स ऑफ द हाइफी इन फंजाई। ये फंजाई की हाइफी पर कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनते हैं, और वहाँ से फिर ये अलग होकर एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाते हैं। दीज आर द asexual reproduction in animals. Now in asexual reproduction in plants. Plants में asexual reproduction. Asexual reproduction in plant is termed as vegetative reproduction है। प्लांट्स में जो asexual reproduction की प्रोसेस होती है उसको vegetative reproduction भी कहा जाता है। मोस्टली नेचुरली ये जो vegetative propagation होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज नेचुरली एंड सेकंड इज आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली नेचुरली जैसा आप जानते हैं कि जो नेचुरली यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स के द्वारा होता है, जिसमें
ह्यूमन बींग्स कोई अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। सेकंड होता है आर्टिफिशियली, जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डेवलप करते हैं, ठीक है, या प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रनर, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब एक्सेट्रा, इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से हम नए प्लांट्स को डेवलप करने की प्रोसेस को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फर्स्ट आता है आपका रनर्स। रनर्स कौन से होते हैं? दे आर द मॉडिफाइड स्टेम्स। ये एक मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो जिस प्लांट के जो नोड्स होते हैं उस पर एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और उन एडवेंटिशियस रूट्स से एक एरियल शूट डेवलप होता है जो एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है, जो एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे एग्जांपल ग्रासेस होती हैं, कैंटेरा होता है, ठीक है, ऑक्जेलिस होता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रनर्स। जैसे देखिए स्ट्रॉबेरी का रनर दिखाया हुआ है। ये एक स्लेंडर स्टेम होता है जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर डेवलप होता है, ठीक है, ग्रो करता है। हॉरिजॉन्टली मीन्स आपके जो फ्लोर होता है, जो फील्ड होता है उससे लगा हुआ, ठीक है। नेचुरली इट कट ऑफ एंड सेपरेट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसको कट ऑफ कर लिया जाता है और इसके हर एक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर लिया जाता है। सेकंड है राइजोम। राइजोम्स किन्हें कहते हैं? ये भी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जिसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और सफिशिएंट फूड स्टोरेज होता है और हर एक राइजोम से एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। जैसे आपका जिंजर है और आपकी अरबी है, ये क्या होते हैं? ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अगर आप अदरक के यानी कि जिंजर के छोटे से टुकड़े को काट कर सॉइल में प्लेस कर देते हैं और एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं तो वो एक छोटा सा ही टुकड़ा एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। इफ ए राइजोम इज सेपरेटेड इनटू पीसेज, ईच पीस मे बी एबल टू गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। जो एक राइजोम होता है, अगर हम इनको अलग अलग टुकड़ों में सेपरेट कर लेते हैं तो हर एक पीस से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल इज जिंजर एंड कैना। नेक्स्ट आते हैं सकर्स। सकर्स कौन से होते हैं? इट इज़ ए बेसल शूट्स। ये बेसल शूट्स होते हैं, रूट स्प्राउट्स भी हो सकते हैं और एडवेंटिशियस शूट्स भी होते हैं। इट ग्रोथ फ्रॉम ए बर्ड। ये बर्ड से ग्रोथ करते हैं और ट्री के बेस पर, और श्रब और फ्रॉम इट्स रूट्स, यानी कि ट्री के बेस पर हो सकते हैं, श्रब पर हो सकते हैं या उसके रूट्स पर भी हो सकते हैं। दे आर अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट, grow horizontally in the soil and come out from new aerial shoots. These shoots become independent when suckers break away from the parent plant. यानी कि जो पेरेंट प्लांट से फिर वो अलग हो जाते हैं। यानी कि हर किसी भी प्लांट की, ट्री की, श्रब की या रूट से वो बेसल शूट्स, ये सकर्स डेवलप होते हैं और बाद में वहाँ से अलग होकर इनसे हम एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। Example is mint, cherry, apples. These are the example of suckers. Tubers जो होते हैं ये modified plant structures होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में nutrients present होते हैं। They are the modified underground stems, branches have several buds. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पोटैटो देखा होगा। पोटैटो क्या होता है? पोटैटो के ऊपर आपने छोटे छोटे स्मॉल होल कड्डी से देखे होंगे, जहाँ से अगर उनको कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए तो न्यू स्प्राउट्स डेवलप हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी कि ग्रीन पार्ट ग्रो करने लगता है वहाँ। दीज आर कॉल्ड आइज। एंड व्हेन पोटैटो इज कट डाउन इनटू स्मॉल पीसीज एंड ईच पीसीज इज प्लेस्ड इन सॉइल एंड ईच पीस इज ग्रो इन ए सेपरेट प्लांट इज नोन एज ट्यूबर। These are short, thickened underground stems. ये छोटे, थिक और अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। इनमें माइन्यूट स्केल की लीव्स प्रेजेंट होती हैं बर्ड के साथ एंड इट हैज़ द एबिलिटी फॉर डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स। और इनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने इन छोटे छोटे टुकड़ों से, इन बर्ड्स से एक नए प्लांट्स को डेवलप कर सकें। एग्जाम्पल इज पोटैटो। नेक्स्ट इज ऑफसेट।
ऑफसेट्स किन्हें कहते हैं? ऑफसेट्स होते हैं जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, उनकी जो इंटर नोड्स होती हैं उनमें offset is a small virtually complete daughter plant that is actually produced on the mother plant. offset जो होते हैं वो small virtually complete daughter plants होते हैं जो asexually process द्वारा produced होते हैं mother plant पर, ठीक है। जिसे example is water hyacinth and pistria is a water lettuce. These are the example. वाटर हाइकैंथ जो होता है एक एक्वाटिक प्लांट होता है जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, बहुत तेज़ी से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है और वाटर में पाया जाता है, तो वाटर बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुत तेज़ी से वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। जब ये बहुत तेज़ी से उसको कवर कर लेता है, टेरर ऑफ बंगाल जो होता है वो जब उसको बहुत वाटर बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ये यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वाटर में कमी हो जाती है और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है? वाटर की कमी ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। टेरर ऑफ बंगाल वाटर एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइकैंथ इज कंसिडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज इट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। लीफ की शेप और फ्लावर के कारण इसको सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। इसको जो इंडिया में लाए थे वो इसलिए लाया गया, इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था कि इसके जो फ्लावर्स और लीफ की जो शेप है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल होने की वजह से इसको इंडिया में प्लेस किया गया, लगाया गया। लेकिन इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को देखते हुए जो हमारी नदियाँ हैं, झीलें हैं, उनमें एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता था। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता था तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी के कारण वो उनकी डेथ हो रही थी। तो इससे हम बहुत सारे वैल्यूएबल फिशेज़ और स्पीशीज़ को खो रहे थे, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि बहुत तेज़ी से, अब मैंने पिक्चर्स शो किए हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इट रैपिडली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफसेट इन शॉर्ट पीरियड। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, हैंस इट इज कंसिडर्ड एज वाटर वीड। इसीलिए उसको बाद में फिर पानी का वीड्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि पानी की झाड़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका बल्ब। बल्ब किसे कहते हैं हम? ये हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिनमें बहुत सारे नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ओनियन है, गार्लिक है, लिलीज है, तो इनमें बहुत सारी नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और हर एक बर्ड से हम एक नया इंडिविजुअल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। बल्ब यानी कि इस बल्ब की शेप में आप देख रहे हैं कि नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है, यानी कि बीच में से मासेस होता है, ठीक है। तो ये एक बल्ब की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम बल्ब कहते हैं। ये एक शॉर्ट स्टेम होता है, अंडरग्राउंड रिड्यूस स्टेम होता है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक बर्ड से हम नया स्टेम डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो प्लांट्स हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा उनमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं, यानी कि मैन मेड मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन, इनके द्वारा। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा और उसके नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।